हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे। तो आज हम जो फर्स्ट स्टेप होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे आइसोलेट करना है, यानी कि कौन से एंजाइम्स का यूज़ हम कर रहे हैं, किस तरीके से वो कट लगाते हैं, यानी कि हम मॉलिक्यूलर सीजर्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। सो बिफोर हेडिंग टू द क्लास, अगर आपने अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। बहुत सारी फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के। आपका लिंक जो है चैट बॉक्स में भी गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। इस लिंक पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें लॉगिन करने के बाद एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनेंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज क्विज, जॉब अलर्ट्स एंड पावर कैप्सूल सभी आपको इस एप्लीकेशन में मिलते हैं, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने अड्डा 24 एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सारी वीडियोस आपको टाइमली मिले एंड नथिंग इज लॉस्ट। क्योंकि भाई ज्ञान जितना भी मिले कम ही है, तो जो ज्ञान मिल रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे हमें ज़रूर ले लेना चाहिए। सो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, यानी जिन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। सीजर का काम क्या होता है? काटना, है ना। हम कुछ भी चीज़ घर में काटने क्या होता है? सीजर लेके आओ, कैंची लेके आओ, काटते हैं। यही काम ये करते हैं, इसीलिए इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। बट ये डीएनए की कटिंग करते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर इनके सामने जुड़ जाता है। तो आइए समझते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को। बिफोर हेडिंग टू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, एक एंजाइम की क्लास होती है जिसे न्यूक्लियेज कहा जाता है। दिस न्यूक्लियस इज एन एंजाइम कैपेबल ऑफ क्लीविंग द फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स। सो फार हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि डीएनए में क्या होता है। ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है। इस डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ज्वाइन होता है ना। जो ये ज्वाइनिंग होती है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, ये होता है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को ये एंजाइम तोड़ने की क्षमता रखता है ना। और तभी तो क्लीविंग होगी, है ना। तो क्लीविंग यहाँ होती है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड में। क्लीविंग कभी भी यहाँ नहीं होती नाइट्रोजनस बेस पेयर में, हमेशा फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड में होती है, डीएनए की बैकबोन में होती है। जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच बॉन्ड बनता है उससे होती है। अभी जो एंजाइम्स है, दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन वेरियस प्रोसीजर, जैसे कि डीएनए रिपेयर, है ना, और डीएनए रेप्लिकेशन, बेस एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर। बेसिकली ये डीएनए के रिपेयर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, डीएनए रिपेयर को हम समझेंगे अपनी एक अलग क्लास में विद मोर ऑफ द डिटेल्स। अभी यहाँ आपको ये समझना है कि न्यूक्लियस एक एंजाइम्स की क्लास है जो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड को तोड़ सकती है, यानी कि डीएनए को कट कर सकती है, राइट। अब ये जो न्यूक्लियस एंजाइम है, ये कई तरीके से कट लगा सकती है। सबसे पहला जो एंजाइम होता है, यानी कि अगर हम टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम की बात करें, द फर्स्ट वन इज एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? आपके जो ये डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ आपको दिख रही है ना, ये सिर्फ उसका एंड कट कर सकता है। ठीक है, एंड कट कर सकता है। सो दिस इज एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो मीन्स बाहर, तो ये बाहर कट लगा सकता है, ये अंदर इन्वेड नहीं कर सकता। जो किनारे पे चीज़ है उसको काट सकता है, तो ये एक्सोन्यूक्लियस का काम होता है। द सेकेंड कम्स द एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस, देखिए ये आपका जो एंड है ये इंटैक्ट है, बीच में से फ्रेगमेंट मिस है। एंडो मतलब बीच, अंदर जा सकता है। तो जो एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए के बीच में कहीं भी कट लगा सकता है, यानी कि इसे दो कट लगाने पड़ेंगे।
ठीक है भाई, ये है, यहाँ पर एक कट लगाऊंगी, ये फ्रेगमेंट अलग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ इस फ्रेगमेंट को अलग करने के लिए मुझे यहाँ भी कट लगाना पड़ेगा और यहाँ भी कट लगाना पड़ेगा, 2 कट लगाने पड़ेंगे, राइट। तो एंडोन्यूक्लियस हैज द कैपेबिलिटी ऑफ 2 कटिंग्स, ताकि वो बीच में से कोई फ्रेगमेंट निकाल सकता है ना। एंडोन्यूक्लियस है, डीएनए के अंदर इन्वेड कर सकता है। The third one is of our interest, and that is restriction endonuclease. Restriction endonuclease, देखिए एक कट यहाँ लगा रहा है तो दूसरा कट यहाँ लगा रहा है, जरूरी नहीं है, राइट। तो restriction endonuclease, how this enzyme is different from normal endonuclease. देखो एंडोन्यूक्लियस का काम होता है डीएनए में कट लगाना, लेकिन अगर मैं इस कटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, भैया ऐसे थोड़ी ना होता है, जहां तुम्हारी मर्जी है वहां कट लगाओगे, ऐसा नहीं चलता है, राइट। तो मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक रीजन अलॉट कर देती हूँ, भाई तुम यहाँ पे कट लगा सकते हो, ठीक है। एक स्पेसिफिक रीजन अलॉट कर सकती हूँ, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ। जैसे कोविड में हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, हमारी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो अगर आप उसको एक रीजन में रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि भैया तुम्हें हर जगह कट लगाने को अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं चलता है ना, तो दैट रिस्ट्रिक्शन वर्ड इज इंसर्टेड एंड इट बिकम्स रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसे कोई एंजाइम नहीं है जो डीएनए को कहीं से भी रैंडमली काटते हैं, ये स्पेसिफिक पोजीशंस पर ही डीएनए को काटते हैं और इसीलिए हम इनका यूज कर सकते हैं। सो restriction endonuclease cleaves the DNA only within or near those sites which have specific base pairs. वो साइट जहाँ पर स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है, ये सिर्फ वहीं पर कट लगा सकते हैं, हर जगह कटिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। जो ये साइट्स होती हैं जहाँ पर ये कट लगाते हैं, इन साइट्स को कहते हैं रिकॉग्निशन साइट्स, यानी कि जिन साइट्स को ये पहचानते हैं और जहाँ पर ये पहचानने के बाद वहाँ कट लगा सकते हैं, तो उन साइट्स को हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं, राइट। जैसे कि ये आपका डीएनए है ना, तो इस डीएनए में बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन रिकॉग्निशन साइट मतलब जो ये एंडोन्यूक्लियस जिस साइट को पहचानेगा, ये सिर्फ वहीं पर कट लगा सकता है ना। तो साइट को हम क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन, जिसको पहचान सके, रिकॉग्नाइज कर सके। तो रिकॉग्निशन साइट्स आर द साइट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम टू कट, जहाँ से वो कट कर सकता है। हाँ, ये सही जगह है, यहाँ मुझे अलाउड भी है, चलो यहाँ कट लगाते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या फायदा होगा भाई, अगर ये डीएनए रैंडमली कहीं से भी कट जाएगा तो मुझे क्या पता चलेगा ये कहाँ से कटा है और इसके साथ क्या हुआ है। आई वॉन्ट अ स्पेसिफिक फ्रेगमेंट ऑफ माई डीएनए, है ना। ये मेरा डीएनए है, आई थिंक येलो लेना चाहिए, ये मेरा डीएनए है ना। अब मैं इस डीएनए में से इतना पोर्शन चाहती हूँ, ये पोर्शन, क्योंकि ये मेरा कोई जीन है जिस पर मैं काम कर रही हूँ, राइट। अब मुझे ये पोर्शन चाहिए, तो अगर कोई रैंडम एंडोन्यूक्लियस आएगा वो तो कहीं भी कट लगा देगा, यहाँ कट लगा देगा, यहाँ कट लगा देगा, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे एक समझदार एंजाइम चाहिए जो मेरा काम सही से कर सके। अब मैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लूँगी और मेरी जीन के पास मान लीजिए यहाँ और यहाँ इसकी रिकॉग्निशन साइट्स हैं, ठीक है। यहाँ अगर इसकी रिकॉग्निशन साइट्स हैं, थोड़ी दूर भी हो सकती हैं, है ना, तो हमारा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा और यहाँ पर कट लगाएगा। तो जब ये दोनों कटेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, अपना जीन जो है वो अलग मिल जाएगा। तो मैं अपनी जो फ्रेगमेंट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है वो, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे आप आइसोलेट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए होता है, कोई रैंडम एंडोन्यूक्लियस नहीं चाहिए होता है अगर हम कोई डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करना चाहें।
Now comes the types of restriction endonuclease. Restriction endonuclease के क्या क्या types होते हैं? So it has the three types again, and first one is type 1, then type 2 and then type 3. ठीक है? Type 1 have the recognition sequence of about 15 base pairs and they can cleave the DNA about 1000 base pair away from the site. जो इनकी recognition site होती है उससे लगभग 1000 बेस पेयर दूर जाके ये कटिंग करते हैं. ठीक है, तो उससे थोड़ा सा एस्टिमेशन हमारा ना गड़बड़ा जाता है कि ये कितना पोर्शन लेने वाला है, तो इसीलिए इनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें या जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें. टाइप 2 आर रिमार्केबली स्टेबल. जो टाइप 2 होते हैं ये काफ़ी स्टेबल होते हैं. एंड includes the cleavage within or immediately outside of the recognition site. ये आपका DNA है, ये recognition site है, ये उस recognition site के ऊपर या बिल्कुल वो ख़त्म होती है वहीं पर कट लगाता है, ज़्यादा दूर नहीं भागता है. तो ये काफ़ी प्रिसाइज है. हम ज़्यादातर इसी एंजाइम का यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में. द थर्ड इज अगेन एन इंटरमीडिएट ऑफ द टू. दोनों का इंटरमीडिएट है. It cleaves the DNA it cleaves the DNA in the immediate vicinity of the recognition site. है ना, इतनी पास तो नहीं कट करता जितना टाइप 2 करता है, लेकिन आसपास ही करता है. उसकी तरह 1000 बेस पेयर दूर भी नहीं भाग जाता है. तो ये इंटरमीडिएट है दोनों का. तो ये टाइप 3 एंडोन्यूक्लियस. तो ये जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 नाम है, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी है, पहले कौन सा मिला है. राइट, हम अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में कौन से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ किया जाता है, तो उसमें टाइप 2 का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ द नॉमेनक्लेचर, नामकरण भी करना ज़रूरी है. राइट, तो जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ R hen सेकेंड, इसका क्या मतलब हुआ? दिस R स्टैंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कि ये एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, फ्री एंडोन्यूक्लियस नहीं है. HIN जो है ये आपका नाम से रिलेटेड, उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है. H इज फॉर जीनस, IN इज फॉर स्पीशी. ठीक है, तो हमने ये किस ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया है, किस ऑर्गेनिज्म से लिया है ये एंजाइम, तो उसके बेसिस पर ये HIN होता है. H फॉर द जीनस, IN फॉर द स्पीशी. उसके बाद D जो है ये होता है स्ट्रेन. स्ट्रेन कौन सा है? A स्ट्रेन है, B स्ट्रेन है, D स्ट्रेन है. उसी स्पीशी में ये एंजाइम हो सकता है 3 अलग अलग फॉर्म में मिल रहा है, तो हम उसका नाम ABC रख देंगे, है ना, अलग अलग स्ट्रेन्स हैं. एंड टाइप 2, जैसा कि मैंने अभी बताया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कई सारे टाइप्स होते हैं. राइट, टाइप 2 इमीडिएट विसिनिटी में या फिर ऑन द रिकॉग्निशन साइट कट करते हैं, तो हम ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं. तो कौन सा टाइप है एंडोन्यूक्लियस का, वो 2, 3, 1 इस तरीके से मेंशन्ड होता है. तो इस तरीके से हम इस एंडोन्यूक्लियस का नॉमेनक्लेचर यानी कि उसका नामकरण करते हैं. नामकरण हो गया है तो रिकॉग्निशन साइट्स के बारे में भी जान लेते हैं कि ये कैसे उसको पहचानेगा कि यस दिस इज द राइट पोजीशन, मुझे यहाँ पर कट लगा लेना चाहिए, है ना. तो रिस्ट्रिक्शन जो आपकी साइट्स होती हैं, जो सीक्वेंसेस होती हैं, दे हैव स्पेशलिटी इन देम. ये एक पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस होता है. पैलिएंड्रोमिक वो सीक्वेंसेस होते हैं जो उल्टे सीधे एक समान होते हैं. जैसे हिंदी का शब्द होता है जहाज या इंग्लिश में टमाटो, है ना. अब इस जहाज को मैं इधर से इधर पढ़ूं तो भी ये जहाज है, इधर से इधर पढ़ूं तो भी ये जहाज है. सेम वेज विद द टमाटो. टमाटो इज सेम बोथ वेज, है ना. आप इसको टमाटो ही रीड करोगे. तो ऐसे शब्द जिनको आप उल्टा सीधा एक समान मानते हैं, उसी तरीके से जो सीक्वेंसेस एक जैसी होती है, लेफ्ट टू राइट रीड करें या राइट टू लेफ्ट रीड करें, तो उन्हें पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस 2 तरीके से अरेंज हो सकती है. तो फर्स्ट वन इज अलग अलग स्ट्रैंड्स पर है ना. तो यहाँ पर देखिए TTAGCAC,
यहाँ पर TTAGCAC सेम है ना। इसको मैंने कैसे रीड किया, लेफ्ट टू राइट रीड किया, इसको कैसे रीड किया, राइट टू लेफ्ट रीड किया, लेकिन दोनों सीक्वेंस सेम है ना। बट ये कौन सी सिमेट्री है, ये दोनों अलग अलग स्ट्रैंड्स पर है, ये रोटेशनल सिमेट्री में है, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री में है। उसी तरीके से मिरर इमेज सिमेट्री भी हो सकती है, यानी कि TTAGCAC एंड TTAGCAC एक ही पर हो सकते हैं, है ना, डिपेंड्स उसकी रिकॉग्निशन साइट कैसी है। तो ये क्या है, रिकॉग्निशन साइट्स हैं, ये उल्टी सीधी लिए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आप पढ़ते हैं तो ये सेम होती है। जब भी ऐसी साइट्स आएंगी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है उन साइट्स को पहचान पाते हैं और कट लगा पाते हैं कि भैया ये सही सीक्वेंस है एंड हियर आई हैव टू कट डाउन, है ना, यहाँ पर मुझे कट करना है। 10 जब वो कट लगाता है ना, एंडोन्यूक्लियस ने कट लगाया, तो ये कट दो तरीके से लगाया जा सकता है। इट कैन प्रोड्यूस द ब्लंट एंड्स एंड इट कैन प्रोड्यूस द स्टिकी एंड्स। ये ब्लंट एंड्स भी प्रोड्यूस कर सकता है और स्टिकी एंड्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। ब्लंट एंड्स में क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये ग्रीन जो है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, बैठा कट लगाया। जब इसने कट लगाया तो यहाँ कोई फ्री नाइट्रोजनस बेस पेयर आपको नहीं दिखेंगे, है ना, सब अपने एक दूसरे के साथ अच्छे से पेयर है, यानी कि दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। यहाँ से कट लगाया और यहाँ से कट लगाया, एक ही जगह पर ऊपर नीचे, एक ही जगह पर ऊपर नीचे जब कट लगाया तो ब्लंट एंड प्रोड्यूस होते हैं। ब्लंट मतलब साफ, जैसे कि ये आपके पास पनीर है घर में, है ना, उस पनीर को आप कैसे चाकू से स्लाइस करेंगे। जब आप चाकू से पनीर को स्लाइस करते हैं तो वो स्मूथ एंड्स बनाता है, ब्लंट एंड्स बनाता है ना। तो ये हो गए ब्लंट एंड्स, यानी कि ये आपका डीएनए है ना, ये बेस पेयरिंग हो रखी है। तो जब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा तो ये अलग अलग जो आपकी फ्रेगमेंट्स बनेंगी उसमें कोई भी फ्री बेस पेयर्स नहीं होंगे, है ना, इस तरीके से, है ना, यहाँ कोई बेस पेयर नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ है स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, जब ये फ्री एंड्स आपको दिख रहे हैं, ये फ्री नाइट्रोजनस एंड्स आपको दिख रहे हैं, ये एंड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, यहाँ पर फ्री नाइट्रोजनस बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। इनको स्टिकी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एंड्स है ना, ये फ्री है, नाइट्रोजनस फ्री है, जब भी इनको अपने आसपास कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा ये फटाफट से जुड़ जाएंगे, क्योंकि डीएनए को सिंगल रहना पसंद नहीं है। होते हैं ना कुछ लोग जिनको अकेला रहना पसंद नहीं होता, उन्हें डर लगता है, फोबिया होता है, हमेशा कोई ना कोई साथ चाहिए होता है। तो इस डीएनए को भी हमेशा कोई ना कोई साथ चाहिए होता है, इसको अकेले रहने की आदत नहीं है। तो ये जो फ्री सीक्वेंस है, जो सिंगल स्ट्रैंड बचा हुआ है लास्ट में थोड़ा सा, ये जैसे ही इसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा फटाफट जुड़ जाएगा, है ना, जैसे कि दो मैग्नेट जब पास आती है तो अपने आप चिपक जाती है, बिल्कुल वैसे ही। तो इसीलिए इनको स्टिकी एंड्स कहा जाता है। तो स्टिकी एंड्स में क्या होते हैं, ये दो फ्री आपको जो है नाइट्रोजनस बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये आपका अगर डीएनए है ना, तो इसमें क्या होता है, एक कट यहाँ लग रहा है तो एक कट यहाँ लग रहा है, ठीक है, एक जगह नहीं लग रहा। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको कुछ इस तरीके से सीक्वेंस मिलेगा और इस तरीके से। तो ये जो एंड्स हैं, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये क्या है, फ्री है, स्टिकी है, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स। अब ये दो एंड्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो हमें किस काम का, है ना, हमें स्टिकी एंड्स ज़्यादा काम आता है, क्योंकि स्टिकी एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलते ही अपने आप बाइंड हो जाते हैं। दे आर इजी टू इंटीग्रेट इन द वेक्टर। अगर हमारी फ्रेगमेंट में स्टिकी एंड्स हैं तो हमें वेक्टर में इंटीग्रेट कराना उसे काफ़ी आसान रहेगा। ब्लंट एंड को क्यों आसान नहीं रहता है इंटीग्रेट कराना, तो वही चीज़ जो वहाँ पर मेंशन आपको डीएनए के फॉर्म में दिख रही थी, यहाँ आपको जो है ये सीक्वेंस की फॉर्म में दिख रही है। जैसे कि यहाँ पर है GAATC, है ना, तो ये आपकी पैलिएंड्रियोमिक सीक्वेंस है। जब यहाँ GA के बाद कट लगता है और यहाँ GA के बाद कट लगता है तो यहाँ पर आपका जो है G रह जाएगा, बाकी सीक्वेंस यहाँ चली गई, बाकी सीक्वेंस यहाँ चली गई, G यहाँ रह गया। तो अब ये जो है ये क्या है, फ्री एंड्स हैं, ये क्या है,
फ्री एंड्स हैं, ये आपके फ्री एंड्स बन जाते हैं, तो स्टिकी एंड्स हैं। वहीं अगर आप देखिए यहाँ पर एक जगह पर अगर कटिंग होती है तो ट्रिपल जी यहाँ पर है, ट्रिपल जी यहाँ पर है, यहाँ कोई भी फ्री नाइट्रोजनस बेस पेयर आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो ये ब्लंट एंड्स हो गए हैं। तो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि भाई ब्लंट एंड्स में, ये देखिए ये ब्लंट एंड्स हैं, क्यों, क्या प्रॉब्लम है इस ब्लंट एंड को यहाँ ट्रांसफर करके लाइगेट करने में? क्योंकि इनके पास स्टिकी एंड्स नहीं होते, यानी कि इनके पास क्या नहीं होता, फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है बनाने के लिए। ये सब एक दूसरे के साथ स्टेबल फॉर्म में है, ये एक दूसरे की कंपनी नहीं ढूंढ रहे। जो इंसान इमोशनली स्टेबल है, जो इंसान फाइनेंशियली स्टेबल है, वो किसी और की कंपनी क्यों ढूंढेगा? किसी और की कंपनी सिर्फ उसे चाहिए होती है, या तो उसे फाइनेंशियली हेल्प चाहिए या उसे इमोशनली हेल्प चाहिए, ठीक है। ये स्टेबल है, इसे दूसरे की हेल्प नहीं चाहिए, ये जल्दी से घुलता मिलता नहीं है, राइट। तो यहाँ पर इसके पास फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, और क्योंकि इसके पास कोई फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है लाइगेशन में। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? अगर हमारा एंडोन्यूक्लियस, अब मान लीजिए मेरी जीन है ना, ये मेरा डीएनए है, ये मेरी जीन है, और इस जीन के बाहर ये आपकी रिस्ट्रिक्शन साइट है, और ये रिस्ट्रिक्शन साइट जो है ऐसा एंडोन्यूक्लियस काटता है कि वो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब मैं ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ढूंढूं जो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो थोड़ा दूर कटिंग करता है। तो ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी कि प्रिसाइज कटिंग हो, लेकिन अगर प्रिसाइज कटिंग करती हूँ तो ब्लंट एंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैं क्या करूँ? तो ऐसे में मेरे पास एक सोल्यूशन आता है, वो आता है एडेप्टर्स एंड लिंकर्स का, कि मैं इसी एंजाइम से कट लगवाऊं, ब्लंट एंड्स जो आए उनमें एडेप्टर्स और लिंकर्स का यूज करूं और उन्हें स्टिकी एंड्स बना दूं। तो एडेप्टर्स और लिंकर्स क्या करते हैं? ब्लंट एंड को स्टिकी एंड्स बनाते हैं। हाउ? लेट्स सी। सबसे पहले बात करेंगे लिंकर्स की, ठीक है। लिंकर्स किस तरीके से स्टिकी एंड्स बनाते हैं? तो ये देखिए, ये डीएनए फ्रेगमेंट है, डबल स्ट्रैंडेड है, इसके इस तरफ या इस तरफ आपको कोई फ्री नाइट्रोजनस बेस पेयर नहीं दिख रहा है, यानी कि ब्लंट एंड्स हैं। अब इस ब्लंट एंड में मैं क्या करूंगी कुछ सीक्वेंसेस अपनी तरफ से ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब मैंने कुछ सीक्वेंसेस अपनी तरफ से ऐड कर दिए, और वो जो कुछ सीक्वेंस थे वो ऐसे कोई रैंडम सीक्वेंस नहीं थे, स्पेशल सीक्वेंस थे। वो थे GGATCC, दैट इज वो किसी एंडोन्यूक्लियस की रिस्ट्रिक्शन साइट से रिलेटेड थे, और वो किसी एंडोन्यूक्लियस कैसा था? वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता था। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ सीक्वेंस ऐसी ऐड करनी है जो किसी एंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्निशन साइट से मैच करती है, प्लस वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। वो जो एंडोन्यूक्लियस है वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने ये सीक्वेंसेस ऐड कर दी हैं, अभी भी ब्लंट एंड है ना, अभी फ्री एंड नहीं हुए हैं, अभी भी हमारे पास फ्री नाइट्रोजनस बेस पेयर नहीं दिख रहे हैं। अब क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने कौन सी सीक्वेंसेस डाले हैं, है ना, ये सीक्वेंसेस लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हो जाते हैं शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स में, ये आपको पता होगा। अब मुझे ये पता है कि मैंने किस एंडोन्यूक्लियस की रिस्ट्रिक्शन साइट से यहाँ पर सीक्वेंसेस डाले हैं, तो उसी एंडोन्यूक्लियस को हम लेंगे और इस सॉल्यूशन में मिक्स कर देंगे। अब एंडोन्यूक्लियस अपना काम करेगा, एंजाइम है ना, तो एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर और यहाँ पर कट लगाता है ना, और यहाँ पर कट लगाता है। इससे क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही कट लगाएगा ये फ्री सीक्वेंस गायब। तो यहाँ पर देखिए GATC, ये क्या हो गए? सिंगल रह गए हैं, अकेले रह गए हैं। उसी तरीके से CTAG, ये सिंगल रह गए हैं। तो यानी कि अब क्या हो गए हैं? स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए हैं, सिंगल एंड्स प्रोड्यूस हो गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? वेक्टर में यहाँ से लाइगेट कर देंगे। स्टिकी एंड्स आर इजी लाइगेट विद वेक्टर। तो ये लिंकर्स का काम होता है। तो ये लिंकर्स में आपको ऐसी सेगमेंट डालनी है जो किसी एंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्निशन साइट हो और उस एंडोन्यूक्लियस के डालने पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता हो।
वहीं आते हैं एडेप्टर्स पर। तो एडेप्टर्स पर आपको दोबारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करने की जहमत नहीं उठानी है। यहाँ पर आपकी फ्रेगमेंट है जो कि एक ब्लंट एंड है। इस फ्रेगमेंट में आप डायरेक्टली ऐसी सीक्वेंस डालेंगे जो कि एक तरफ से सिंगल स्ट्रैंडेड है, जैसे कि ये है ना, एल शेप। यानी कि अगर मैं इसमें एक सीक्वेंस इस तरीके की ऐड करूं, है ना, ए टी सी जी ए, जी की जगह सी, ए की जगह टी, ऐसी, तो ये ए टी सी सिंगल है, जी और सी ए जो है वो बाइंड है। ऐसी सीक्वेंस को अगर मैं ऐड कर दूं इसके लास्ट में, तो ये ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंडेड है, मुझे किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम जो सीक्वेंसेस ऐड करते हैं, ये जो आप पोर्शन निकला हुआ देख रहे हैं, ये वाला छोटा पोर्शन, ये क्या है, ऑलरेडी सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर है, सिंगल स्ट्रैंडेड है ना। तो यहाँ पर आपको दोबारा से किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को नहीं डालना है, आपने सीक्वेंसेस ही ऐसी डालनी है जो स्टिकी एंड्स बना सकती हैं। तो अब ये जब इसके साथ जुड़ेंगी तो क्या बन गया भाई, यहाँ पर आपको फ्री एंड्स मिल गए, यहाँ पर आपको फ्री एंड्स मिल गए, इसको आप वेक्टर के साथ लाइगेट कीजिए एंड यू हैव द स्टिकी एंड्स, और आपको स्टिकी एंड्स मिल गए। तो एडेप्टर्स और लिंकर्स के बीच का डिफरेंस आपको यहाँ इजीली समझ आया होगा। यहाँ पर हम ऐसी सीक्वेंस ऐड करते हैं जो किसी और की रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐसी सीक्वेंस ऐड, उल्टा हो गया यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐसी सीक्वेंसेस ऐड करते हैं जो डायरेक्टली स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडेप्टर्स एंड लिंकर्स। चलिए, तो यहाँ पर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। डिटेल में आपको पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा ICAR PG प्लांट साइंस क्लासेस में। और अगर आप IBPS AFO की भी तैयारी कर रहे हैं, यू कैन एनरोल इन दिस बैच। अगर आप झारखंड FSO की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन एनरोल इन दिस बैच। अगर मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर महापैक आपके लिए है, जहाँ आप मल्टीपल जो भी आपके ये बैचेस हैं उन सभी की क्लासेस आपको मिलती हैं, टेस्ट सीरीज और ई-बुक्स भी साथ में मिलती हैं। और यहाँ पर आपके कुछ इंडिविजुअल टीचर्स के बैचेस भी हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं। फॉर पैथोलॉजी यू कैन जॉइन जुनून विद हीना मैम, ठीक है, हीना मैम के साथ जुनून ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर क्रॉप फिजियोलॉजी मंथन ज्वाइन कर सकते हैं। संकल्प से आपकी जनरल एग्रीकल्चर की तैयारी हो सकती है। सो दीज आर द अदर लाइक जो आपके टीचर्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज भी आपके लिए बैचेस लेकर आते हैं कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स अगर पढ़ने हैं तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी कम इन बैचेस की फीस है एंड यू कैन यूज द कोड Y448 टू एनरोल इन द बैचेस एंड गेट 77% ऑफ, ठीक है। और एग्रीकल्चर महापैक, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल आपको एप्लीकेशन के थ्रू करना है, साथ ही साथ Y448 का यूज़ करना है टू एनरोल टू गेट 77% ऑफ। यहाँ पर हम समाप्त नहीं करेंगे, आज मैं दिखाऊंगी आपको कि एनरोल कैसे करते हैं। बट डू शेयर द क्लासेस को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको बताती हूँ एनरोल कैसे करना है। भाई अड्डा के टूर पे कभी कभी डालना चाहिए। तो भाई गूगल खोलिएगा, अड्डा 24/7 लिखिएगा तो अड्डा 24/7 की आपकी वेबसाइट जो है इस तरीके से खुल जाएगी और आपको एप्लीकेशन के थ्रू एनरोल करना है। फीस जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ एप्लीकेशन में वो और भी कम हो जाती है। सो एनरोल थ्रू द एप्लीकेशन, लिंक आपका चैट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। ऑल कोर्सेज में चुनिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रही हैं। क्लिक एनीवन, जो भी बैच आपको क्लिक करना है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उस बैच पर क्लिक करेंगे, उस बैच की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इस बैच में क्या हमें मिल रहा है, कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कितने घंटे की क्लास है, क्या सिलेबस है, और लाइव बैचेस हैं तो आपको उसमें वो भी मिल जाएगा कितने बजे किस टीचर की कौन सी क्लास है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन होता है। अगर डिस्क्रिप्शन में पढ़ के आपको लगे दैट इज़ यूजफुल फॉर मी एंड ये मेरी प्रिपरेशन में अच्छा काम आने वाला है, देखिए सेल्फ स्टडीज़ आप ऑलरेडी कर रहे हैं और कर सकते हैं, नो डाउट। वी आर देयर फॉर द पीपल जिनको कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, या अपने आप को सेल्फ स्टडीज़ में डालने में दिक्कत हो रही है, या अपने आप को डिसिप्लिन में डालने को दिक्कत हो रही है, ठीक है। बाय नाउ क्लिक करेंगे, ये विंडो आती है,
यहाँ पर टाइप कीजिए कोड Y448 और जैसे यहाँ Y448 टाइप किया, अप्लाई किया, 359 जो है इसकी फीस हो जाती है। एप्लीकेशन में और भी कम है, सो डू डाउनलोड द एप्लीकेशन। ओके गाइज, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, पढ़ते रहिएगा।